हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम ऑल। हेलो। वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग। तो 1-2 मिनट वेट कर लेंगे, सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है। सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग तब तक देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग ने एक बार सब लोग क्लियर कर देंगे, आवाज और वीडियो तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है। ओके, तो देखो, हम लोगों ने एक्चुअली स्टार्टिंग की थी कि हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे कि हमको पढ़ना क्या है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो हमारा इल्यूमिनेशन का है। और इल्यूमिनेशन हमने देखा था डायरेक्टली आपका लाइट से रिलेटेड है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो इल्यूमिनेशन, उस प्रोसेस को इल्यूमिनेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लाइट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, टाइप्स ऑफ लाइट पढ़ा था, नेचुरल, आर्टिफिशियल। फिर आर्टिफिशियल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, उसकी क्वालिटी देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइट की डेफिनेशन पढ़े थे, फिर हम लोग विबग्योर पढ़ चुके। ठीक है, विबग्योर या तो व्हाइट लाइट को अगर हम लोग प्रिज्म से पास करें तो कितने तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ और वेवलेंथ, मतलब जो नॉट विजिबल रेंज जो होती है स्पेक्ट्रम की, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है ना, यूवी रेज, ये सब भी हम लोग देखे थे, उसका स्पेक्ट्रम देखा था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोगों ने देखी थी कि आई की सेंसिटिविटी वाला जो पार्ट था वो देखा था कि आई, जो हमारी जो ह्यूमन आई है, वो किस स्पेक्ट्रम के लिए या तो किस फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, ये देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक डेफिनेशंस, जो जिससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, जैसे कि लाइट हो गई, फिर उसके बाद इल्यूमिनेशन हो गया, लुमिनस फ्लक्स हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई। ठीक है ना, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कल वाला टॉपिक जो हम लोग का था वो हम लोग कहाँ पे खत्म किए थे? लुमिनस इंटेंसिटी पे। फिर मैंने कुछ डीपीपी भी दिया था। हेलो अनामिका, वेलकम। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है अनामिका? एक बार चैट में लिख के क्लियर करते। ठीक है, ठीक है। आपको डीपीपी मिल गई थी? डीपीपी मिल गई थी आपको? जो मैंने डीपीपी दी थी, दोनों डीपीपी मिल गई थी आपको? क्वेश्चन लग गए थे? ठीक है, चलिए। तो मैं यही बता रहा था कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ी थी। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कुछ लाइट बेस्ड फैक्टर, जो हमारा था लाइट बेस्ड फैक्टर, हम लोगों ने पढ़ा था। आर्यन वर्मा, वेलकम आर्यन। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आर्यन? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आर्यन आपको? एक बार क्लियर कर दीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यन। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना आपको? ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने वेस्ट टू लाइट, वेस्ट लाइट रेशियो देखा था कि वेस्ट लाइट रेशियो क्या होती है, कि जब दो बल्ब या दो से अधिक बल्ब होते हैं, उनकी जो लाइट होती है वो अगर कुछ एरिया पे ओवरलैप कर रही है तो वो वेस्ट होता है हमारा लाइट। ठीक है ना, हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर बल्ब से जो लाइट निकल रही है ना, वो जितने एरिया में स्प्रेड कर रही है उसमें कोई दूसरी बल्ब का लाइट नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं हो। ऐसा थोड़ी ना है कि दो बल्ब एक ही जगह पे फोकस कर दो तो उससे बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा उजाला करके क्या करोगे? जितना रिक्वायर्ड है, इससे बेटर ये होता है कि जितना रिक्वायर्ड है आप उतना पावर का, या तो उतना क्या कहते हैं कि लुमिनस फ्लक्स का, या तो उतनी लुमिनस इंटेंसिटी का बल्ब लगाइए। ठीक है ना, वेस्ट टू लाइट फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ और बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे कि प्लेन एंगल हो गया। ठीक है, प्लेन एंगल का कंसेप्ट देखा था, क्योंकि अभी तक जो हम लोग नॉर्मल एंगल पढ़ते आ रहे हैं थीटा वाला, वो होता है हमारा प्लेन एंगल। उसका डेफिनेशन देखा था, वो क्या होता है। फिर वो लुमिनस इंटेंसिटी से, सॉरी, इल्यूमिनेशन से किस तरह रिलेट करता है, कि जब प्लेन एंगल बढ़ेगा तो इल्यूमिनेशन घटेगा, वो वाला हम लोग देखे थे। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखे थे। फिर हम लोग एक नए तरह का एंगल पढ़े थे,
जो हम लोग जनरली अभी तक नहीं देखे होंगे शायद, वो था हमारा सॉलिड एंगल। उसके बारे में मैंने बताया था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताई थी। फिर उससे रिलेट किया था कि सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में आपका कैसे इल्यूमिनेशन घटता है या बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, अगला टॉपिक, फिर हमारा अगला टॉपिक क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, जिसको हम लोग और किससे डिनोट करते हैं, ल्यूमेन पर सॉलिड एंगल, या तो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। चलिए, अब ये वाली चीज तो हो गई थी हम लोग की, ठीक है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन भी शायद कराए थे आप लोग को, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी कराए थे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, टाइम ना वेस्ट करते हो, अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमको ये वाला जो पोर्शन, इल्यूमिनेशन वाला पोर्शन पूरा खत्म करना है। वीडियो रुक गई क्या, वीडियो रुकी तो नहीं है ना, ठीक है। जो हमारा इल्यूमिनेशन वाला जो टॉपिक है ना, जो कंसेप्ट वाला टॉपिक है, जैसे इल्यूमिनेशन आपका एक शुरू, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये आपका हो गया जो इल्यूमिनेशन के बारे में जो कंसेप्चुअल वाला टॉपिक है। एक आएगा आपका बल्ब्स के बारे में पढ़ना है, वो भी आपका इल्यूमिनेशन का ही पार्ट है, वो सेकंड हाफ है उसका, ठीक है। उसमें मोर ऑफ थ्योरेटिकल होता है, उसमें आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मेन जो हमारा मेन समझने वाला चीज है वो आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है 9वें नंबर का डेफिनेशन, वो क्या है आपका, कैंडल पावर। वो हमारा क्या है, कैंडल पावर, ठीक है, कैंडल पावर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैंडल पावर। अब देखो, कैंडल पावर मैं बताने से पहले थोड़ा आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे कैंडल पावर की जरूरत क्या पड़ी, जब हम लोगों ने ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ा, उसका भी यूनिट देखो तो कैंडेला होता है, थोड़ा उससे रिलेट कर रहा है ना ये वर्ड, थोड़ा इससे रिलेट कर रहा है। तो देखो, कैंडल पावर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में अंतर क्या है ना, लुमिनस इंटेंसिटी क्या बताता है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, पूरा जो फ्लक्स किसी भी सोर्स से निकल रहा है पर यूनिट जो टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है, पर यूनिट जो टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है। अब मान लो, सपोज दैट एक रूम है, ठीक है, आप मान लो सपोज दैट एक रूम है, यहां पर आपने एक बल्ब लगाया है, ठीक है, यहां पर आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा रूम है और आप क्या कर रहे हो, एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बल्ब है ना, इसकी लाइट हर जगह आएगी, ठीक है, क्लियर है, हर जगह आएगी ना। बट आपको क्या है ना, आपको ये देखना है कि भाई जहां पे आप पढ़ रहे हो ना, जहां पे आप रूम के इस कोने में पढ़ रहे हो आराम से, आप सोच रहे हो, वहां पे आप चाहते हो कि हमको अच्छी लाइट, रूम में कहाँ कहीं लाइट जा रही है उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको यहां पर अच्छी लाइट मिलनी चाहिए, हमको इस टेबल पर क्या है, अच्छी लाइट मिलनी चाहिए, तभी तो हम मन लगा के पढ़ेंगे। क्यों, यही होता है ना, हम लोग चाहते हैं जब पढ़ने बैठते हैं तो सब कुछ अच्छे से रहे, लाइट बढ़िया आती रहे, खूब अच्छे से मन लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये बल्ब जो लगाए हैं रूम में, वो ठीक है, रूम को उजाला करे, बट हमारे टेबल, जो हमारा स्टडी टेबल है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उस पर अच्छी लाइट पड़नी चाहिए, उस पर अच्छी लाइट पड़नी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो चीज है, ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर हमारा कितना लुमिनस फ्लक्स गिर रहा है, ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, टोटल लुमिनस फ्लक्स नहीं, इसका टोटल लुमिनस फ्लक्स ये है, मगर हमको रिक्वायर्ड है ये वाला, हमको रिक्वायर्ड है ये वाला, तो ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैंडल पावर से। ये वाला जो हमारा लुमिनस फ्लक्स है, ये कैसे डिफाइन करते हैं, कैंडल पावर से। तो कैंडल पावर और लुमिनस इंटेंसिटी में यही अंतर है कि लुमिनस इंटेंसिटी ये बोलता है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉलिड एंगल, ठीक है ना। और लुमिनस कैंडल पावर क्या बताता है कि कैंडल पावर अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको लुमिनस फ्लक्स निकालना हो, किसी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है ना, उसके लिए यूज होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे कितना लुमिनस इंटेंसिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, उसके लिए क्या यूज होता है, कैंडल पावर। तो यही अंतर होता है, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि इसका भी अगर हम लोग यूनिट देखेंगे ना, कैंडल पावर, वो भी आपका होता है लुमिनस फ्लक्स बाई सॉलिड एंगल, बट वहां पर जो लुमिनस फ्लक्स बाई सॉलिड एंगल होता है ना, वो होता है लुमिनस फ्लक्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लुमिनस फ्लक्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाई सॉलिड एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ रहे हो आप अंतर क्या है, क्यों भाई अनामिका, आर्यन, आप लोग बताइए अंतर क्या है, समझ में आ रहा है दोनों में। जिसने कल वाली क्लास थोड़ी सी रिवाइज की होगी, लुमिनस इंटेंसिटी जो मैंने बताया था, वहां पे मैंने, समझ में आ रहा है क्या अंतर है, ठीक है। तो यही अंतर है, ये
बड़ा कंसेप्ट वाली चीज है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो एग्जाम में ना आपको लुमिनस इंटेंसिटी और कैंडल पावर का क्वेश्चन एक ही तरह दिखेगा, लगेगा एक ही तरह का है, बट आप लगा दोगे लुमिनस इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला टोटल फ्लक्स निकाल के, और जरूरत होगी आपको कोई दूसरा वाला फ्लक्स की। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए आप लोग। इन सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इन सम practical applications, in some practical applications there is need of calculation of illumination in particular, there is need of calculation of illumination in particular direction. For which luminous intensity formula is difficult to apply. For which luminous intensity formula is difficult to apply. क्योंकि लुमिनस इंटेंसिटी क्या बताता है? लुमिनस इंटेंसिटी ये नहीं बताता किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या फ्लक्स है, वो बस ये बताता है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना निकल रहा है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है ना, टोटल अमाउंट नहीं, टोटल पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है ना, यही बताता है ना लुमिनस इंटेंसिटी। तो अगर मान लो आप रूम में लाइट लगा दी और आपको स्टडी टेबल पे देखना है कि कितना भाई हमारा इल्यूमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? कैंडल पावर। उसके लिए हम लोग को एक अलग से डिफाइन करना पड़ा, क्या है? कैंडल पावर। तो कैंडल पावर का स्टैंडर्ड दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? ये तो हो गया इसका मतलब कि कैंडल पावर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके आगे लिख लो, डिफिकल्ट टू अप्लाई, हेंस वी यूज कैंडल पावर। वी यूज कैंडल पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेंस वी यूज कैंडल पावर। देयरफॉर it is defined as light radiating. It is defined as light radiating capacity of a source. Light radiating capacity of a source. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। In particular डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिख दिया। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में याद रखना कैंडल पावर यूज होता है। समझ रहे हो? यही सबसे बड़ा अंतर है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? लिख लिया आप लोग? क्लियर है? लिख लिया आप लोग? अनामिका? ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। यूनिट क्या होती है? अच्छा, ये किस तरह से लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सीपी। ठीक है, सीपी। और कैंडेला को कल मैंने लिखवाया था क्या कि कैंडेला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं लिखवाया था। अगर नहीं लिखवाया तो इसको सीडी लिख लेना। कैडमियम मत समझ लेना इसको, कैडमियम केमिस्ट्री वाला वो मत समझ लेना तुम लोग गलती से। ठीक है, वो गलती से मत समझना। ये कैंडेला क्या है? कैंडेला, कैंडेला ये है और कैंडल पावर सीपी है। ठीक है, एक बार मुझे याद आ रहा है 2017 का पेपर था, बीएसएनएल टीटीए का। बीएसएनएल टीटीए का पेपर था, शायद कौन से शिफ्ट का था याद नहीं आ रहा है मेरे को।
उसने यही पूछा था कि कैंडल पावर का क्या होता है यूनिट, और ये लिखा था। बहुत से बच्चे ये गलती किए थे। मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से बच्चे ने मुझसे पूछा था, बट उसने बोला था सर सीडी होगा ना, कैंडल पावर का होता है सीपी। यही गलती करते बच्चे, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो एकदम सेम सेम दिखता है इसका, ठीक है। हाँ, तो इसको मैंने क्यों मिटा दिया भाई, सीपी होगा ये, ठीक है। ये तो सीपी लिखना है, वो सीडी वाला लिख लेना। तुम्हारे नोट्स में अगर तुम लोग लिखे ना हो कैंडला का, तो सीडी होता है उसका, ठीक है, सी स्मॉल डी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है भाई लोग, यूनिट क्या होती है इसकी, कैसे लिखते हैं हम लोग, या इसको कैसे डिफाइन करते हैं। कैंडल पावर इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्लक्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिवाइड बाय सॉलिड एंगल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट यहां से क्या बन गया इसका, पर्टिकुलर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मत समझ लेना यार, तुम लोग गलती कर दोगे कभी, दो बहुत दिन बाद पढ़ोगे तो ये हो गया लूमिनस फ्लक्स है, ये लूमिनस फ्लक्स, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बन गया भाई, टोटल फ्लक्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय टोटल सॉलिड एंगल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका यूनिट क्या बनेगा, लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, बहुत बढ़िया आर्यन, वेरी गुड। ल्यूमेन पर स्टे रेडियन, ल्यूमेन पर स्टे रेडियन। तो देखो उसका भी ल्यूमेन पर स्टे रेडियन था, क्यों, लुमिनस इंटेंसिटी, जो कल की क्लास किया था आर्यन, कल की क्लास जब तुम किए थे तो तुमको याद होगा इसकी यूनिट क्या थी, लुमिनस इंटेंसिटी की भी ल्यूमेन पर स्टे रेडियन थी। इसकी भी देखो वही आ रही है, ठीक है, इसकी भी वही आ रही है, ठीक है। बट यहां पर ल्यूमेन पर स्टे रेडियन कौन सा है और वहां पर ल्यूमेन पर स्टे रेडियन कौन सा था, ये पते की बात है। ये अब आप लोग जानते हैं, अब आप लोग को क्लियर है ये, ठीक है ना, अब ये आप लोग को क्लियर है, ठीक है, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं इसको रब करूं, रब कर रहा हूं यार मैं अब, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं, ओके। चलिए अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, जब हम लोग रूम वूम डिजाइन करते हैं ना, जैसे आप लोग कल को मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, पीडब्ल्यूडी में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। अब आप सोचोगे सर पीडब्ल्यूडी में तो सिविल वाले होते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले भी होते हैं। पीडब्ल्यूडी वालों का काम क्या है, जैसे मान लो गवर्नमेंट क्वार्टर बन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट क्वार्टर बन रहा है। अब उसमें क्या है, सिविल वालों ने क्वार्टर तो बना दिया, अब आया काम, भाई बात आएगी कि सर क्वार्टर तो बना दिया, अब आइए जरा आप लोग लाइट वेट लगवा दीजिए घर में, ठीक है। तो आप जाओगे लाइट लगवाने, ठीक है। तो जब आप लाइट लगाओगे तो एक रूम में मान लो बहुत बड़ा सा रूम है, सपोज दैट आपका बहुत बड़ा सा रूम है, ठीक है। उसमें अब आपको दो बल्ब लगाना है, या तो मान लो कोई भी बल्ब लगाना है आपको। अब वो रूम जो है ना, वो एक तरह से समझो, अब रूम तो उसने कई बना दिए हैं, बट कभी तुम लोग ये चीज सुने हो कि अच्छा आपको क्या पता है, अभी मैं बाद में ये डाटा लिखवाऊंगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये डाटा मैं लिखवाऊंगा कि कौन से टाइप के रूम में किस तरह का आपको लुमिनस फ्लक्स या इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है। जैसे कि जरूरी नहीं है आपके ड्राइंग रूम में जितनी लाइट हो, जरूरी नहीं है जितनी आपके ड्राइंग रूम में लाइट हो, ड्राइंग रूम या तो बेडरूम या तो टीवी वाला रूम है, उसमें जितनी लाइट हो उतनी ही लाइट आपके किचन में होनी चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। हर रूम का यूजेज जिस तरह से होता है उसी तरह से आपको वहां पर लाइट देनी होती है। जैसे स्टडी रूम है, अब स्टडी रूम में आपको बहुत अच्छी लाइट चाहिए, आपको हर चीज दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, पढ़ रहे हो ना आप, तो वहां पे लाइट की बहुत ज्यादा। अब जैसे मान लो आपका वॉशरूम है, ठीक है, वहां पे अगर आप छोटा मोटा बल्ब भी लगा दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, वहां पे छोटा मोटा बल्ब। किचन, किचन में थोड़ा दूसरे तरह का। तो देखो, जो भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो, जो भी आप लोग बल्ब लगाते हो, जिस तरह का बल्ब लगाते हो, वो किस आधार पे बटा होता है, कैंडल पावर के आधार पे। वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कैंडल पावर होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको कितना लुमिनस फ्लक्स चाहिए। तो रूम में कौन से टाइप का बल्ब लगेगा आपका, ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, कितने, कौन से टाइप का बल्ब, कितनी रोशनी चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा, कैंडल पावर पे। समझ रहे हो आप मेरी बात,
तो कैंडल पावर वाली चीज है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइटिंग सिस्टम। कहां पर? रूम में या तो बिल्डिंग में, जैसे भी आप लगा रहे हो, समझ रहे हो। तो उसके आधार पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि किस तरह से लुमिनस फ्लक्स फैल रहा है, किस तरह से लुमिनस फ्लक्स, अगर कोई सोर्स है तो उससे किस तरह से लुमिनस फ्लक्स फैल रहा है, या तो किस तरह से लुमिनस फ्लक्स बाहर जा रहा है उस सोर्स से, उसके आधार पे हम लोग बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे? तीन चीज पढ़ते हैं आप लोग, एमएससीपी, एमएचएससीपी और तीसरा एमएचसीपी। कहने का मतलब मेरे क्या बता रहा हूं, लिखिए आप लोग, अगला पॉइंट लिखिए, कैंडल पावर के ठीक नीचे, कैंडल पावर के ठीक नीचे लिखिएगा आप लोग, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, based on construction of lamps, based on construction of lamps, based on construction of lamps, many candle power, many ना लिखो, different candle powers are defined, different candle powers are defined। अब यहां पर एक और चीज मैं आप लोग को एक और एग्जांपल दे देता हूं यहां से। कहने का मतलब मेरे यहां पर क्या है, कहने का मेरे मतलब यह है, कभी तुम लोग सोचे हो क्यों टेबल लैंप की बनावट ऐसे ही होती है? कभी तुम लोग सोचे हो क्यों टेबल लैंप की बनावट, यहां पर एक स्विच होता है ना, कभी तुम लोग सोचे हो क्यों टेबल लैंप की बनावट ऐसे होती है, ये क्यों कवर लगा होता है, क्यों मरकरी लाइट की बनावट ऐसे होती है? अभी तक तुम लोग को ऐसा लगता होगा सर ऐसे डिजाइन के लिए, नहीं, अच्छा दिखने के लिए ऐसा नहीं होता है, उसका कुछ कंसेप्ट होता है उसके पीछे। वही कंसेप्ट क्या होता है? कैंडल पावर, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या होता है, क्यों इसकी बनावट ऐसी होती है, क्यों ये ऐसे दिखता है, क्यों तुम्हारा जैसे मान लो और कोई बल्ब ले लो, या हाँ दूसरा चीज, क्यों कभी रेलवे ट्रैक पे गए हो तुम लोग, रेलवे ट्रैक पे देखे हो तो क्यों तुम्हारा ये ऐसे ऐसे होता है, इसका बनावट होता है ना, इस तरह का होता है। ये थोड़ा सा पतला बना दिया मैंने, अगर आपको होता है ना ऐसे करके रेलवे ट्रैक पे, क्यों इसकी बनावट ऐसे होती है, क्यों नहीं उसकी बनावट ये लंबे लंबे तरीके से कर देते हैं, समझ रहे हो। इस सबका पीछे कंसेप्ट है, और कंसेप्ट क्या है? कैंडल पावर वाला। कैंडल पावर मतलब हम लोगों ने बल्ब बनाया ही ऐसा है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करे लाइट, समझ रहे हो, फोकस करे लाइट। मैं बहुत रॉ लैंग्वेज बोल रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इल्यूमिनेशन उसका ज्यादा हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको इल्यूमिनेशन ज्यादा, और ये डिसाइडिंग कौन करता है? लुमिनस इंटेंसिटी करता है क्या? नहीं, कौन करता है? कैंडल पावर। तो बेस्ड अपॉन डिजाइन ऑफ, मतलब कैंडल पावर के आधार पर हम लोग डिजाइन करते हैं लैंप्स को। कैंडल पावर मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना हमको फ्लक्स चाहिए, उस आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस लाइन का मतलब क्लियर आ रहा है? क्या लिखवाया हूं? यस नो बोलो भाई। यस सर, ठीक है, चलिए। अनामिका क्लियर है आपको? ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी आधार पर ये जो बल्ब मैंने डिजाइन किया था, ये तो मैंने बहुत रॉ लैंग्वेज में बना दिया था, बट एक्चुअली मैं थोड़ा कंसेप्चुअल बताना चाह रहा हूं कि इसी आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं तीन तरह के टर्म, तीन तरह की कैंडल पावर। पहला क्या होता है? MSCP। फुल फॉर्म क्या है इसका? मीन स्फेरिकल, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, क्या है आपका इसका? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को? वीडियो घूम गया था क्या? वीडियो घूम गया था क्या? चलो अब तो क्लियर है ना, अब क्लियर है, अब तो क्लियर है। सॉरी, थोड़ा सा एरर हो जाता है कभी कभी यार, सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्या है? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, सबसे पहला। अब देखो इसका मतलब क्या है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। कहने का मतलब मेरे यहां पर बहुत सिंपल है, देखो इसको एकदम आराम से समझेंगे।
अगर कोई आपका सोर्स है, कोई ऐसा सोर्स है जो हर एक डायरेक्शन में, कोई ऐसा सोर्स है जो हर एक डायरेक्शन में बराबर फ्लक्स दे, हर एक डायरेक्शन में, या तो जो उसका एवरेज कैंडल पावर है ना वो पूरा का पूरा कैसा है, तुमको कैसा ये फ्लक्स दिख रहा है, ये देखो ये 2D में है ना, बट अगर इसको अज्यूम करो, इसको अगर मैं आपको थोड़ा हाथ से दिखाना चाहूं, MSCP का मतलब होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मतलब यहां पर अगर देखो एक कैंडल पावर इस डायरेक्शन में हो गई, एक कैंडल पावर इस डायरेक्शन में हो गई, एक कैंडल पावर इस डायरेक्शन में हो गई, एक इसमें हो गई, एक इसमें हो गई, एक इसमें हो गई, पर्टिकुलर हर एक डायरेक्शन में ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे अज्यूम करूं कि ये एक बल्ब था, ठीक है ना, ठीक है, उसके अगर सभी डायरेक्शन में कैंडल पावर देखो ना, सभी डायरेक्शन में कैंडल पावर देखो, समझ रहे हो तुम लोग क्या कह रहा हूं, ये अज्यूम कर पा रहे हो, ये 3D एक गोल है, ये वाला जो गोला है ना ये 3D है, समझ रहे हो। तो हर एक डायरेक्शन में अगर कैंडल पावर निकालो ना, कैंडल पावर निकालो, तो जो उसका एवरेज निकालोगे ना तुम लोग, जब उसका एवरेज निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर। मतलब तुम क्या निकाल रहे हो कि स्फीयर के अंदर से कितना तुम्हारा लुमिनस फ्लक्स निकल रहा है, देखो ना, अगर हर डायरेक्शन में एवरेज निकाल लो इसका, तो एक क्या बन गया, ये एक स्फेरिकल बन गया ना, एक स्फेरिकल सरफेस बन गया, क्यों बन गया ना एक स्फेरिकल सरफेस, क्यों। अनामिका क्लियर है आपको क्या बोल रहा हूं, स्फेरिकल सरफेस बन गया ना। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो डिफाइंड एज कैसे होता है, जरा इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज एवरेज, इट इज एवरेज ऑफ कैंडल पावर्स, it is average of candle power in all the direction, in all the direction, it is the average of candle power in all, अच्छा दो बार all लिख दिया क्या, in all the direction forming, in all the direction forming the spherical, 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 forming the spherical, एक मिनट, forming in all the direction forming the sphere, ठीक है, स्फेरिकल ना लिखे, फॉर्मिंग द स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का आकार बनेगा, अगर पूरा कैंडल पावर इसका ले लो ना, पूरा एवरेज आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पूरा इस सोर्स के अराउंड, तो वो कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, तुमको लगेगा कि पूरे स्फीयर के अराउंड, एक पूरे स्फीयर के अराउंड तुम एवरेज निकाल रहे हो कैंडल पावर का, ठीक है, यही होता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MSCP, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लुमिनस फ्लक्स, टोटल लुमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल। अब यहां पे सॉलिड एंगल लिख रहा हूं मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो सोर्स है, यहां पर जो सॉलिड एंगल होगा वो किसका सॉलिड एंगल होगा, यहां पर जो, एक मिनट, यहां पर जो सॉलिड एंगल होगा वो किसका सॉलिड एंगल होगा, किसका सॉलिड एंगल का, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया उसी का तो सॉलिड एंगल होगा, जो पूरे स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा है, जो पूरा स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा है लुमिनस फ्लक्स, उसी का तो सॉलिड एंगल होगा, क्यों। हाँ वेरी गुड, सॉलिड एंगल किसका होगा, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, ठीक है, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर कितना होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ल्यूमेन, टोटल ल्यूमेन, टोटल ल्यूमेन पर डिवाइड बाई 4 पाई,
स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आर्यन तुम क्लास अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से तुम क्लास कर रहे हो। बबीता यादव कितना लेट क्यों हुई? तुम लोग मुझे लग रहा है ना रिकॉर्डिंग वाली चीज पे ज्यादा निर्भर कर रहे हो। ये बहुत गलत है। मैंने कल भी बताया था कि रिकॉर्डिंग बहुत ही रेयर केस में तुम लोग देखा करो लेक्चर का। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं तो आप लाइव क्लास अटेंड करिए। लाइव क्लास बनाई ही इसलिए गई है ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर पाए टीचर से, ठीक है ना? नहीं तो रिकॉर्डिंग देना मेरे लिए भी बहुत आसान होता, मेरे लिए तो बहुत आसान होता, बहुत कम टाइम लगता है। बट आप ही लोग के लिए लाइव क्लास कराई जा रही है, क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करने से आपका इंटरेक्शन बनेगा और आपको चीजें एक तरह से क्लासरूम वाला माहौल मिलेगा आपको, कि जैसे क्लास में समझाया जा रहा है, टीचर बोल रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एग्जांपल बताओ तो, ये एमएससीपी वाले टाइप का कैंडल पावर किसके लिए डिफाइन होता होगा? कोई बताएगा? एग्जांपल क्या होता है इसका? रूम बल्ब। ये जो बल्ब होता है ना रूम का, याद आ रहा है ये? इसको अगर ऐसे लटका दो, यहाँ पे तार से इसको ऐसे लटका दो ना, तो देखो पूरे चारों डायरेक्शन में लाइट जाती है। रूम का जो बल्ब होते हैं ना ये, वो चारों डायरेक्शन में अगर उसको ऐसे लटका दो ना, तो चारों डायरेक्शन में वो लाइट देते हैं, देते हैं ना? हाँ, इनकैंडेसेंट बल्ब या एलईडी बल्ब, जो भी बोल रहे हो, हाँ इनकैंडेसेंट बल्ब, वही बात है। हम लोग आगे ये पढ़ेंगे, इनकैंडेसेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब, सोडियम लैम्प, हेलोजन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ बल्ब में। तो समझ आ रहा है इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लियर है पूरा? मीन स्पेरिकल कैंडल पावर क्लियर है? अब मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूं। जल्दी से कॉपी मारिए इसको, जल्दी से कॉपी करिए इसको। हो गया? अनामिका क्लियर है? ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब अगला लिखिएगा। अगला जो टाइप है वो है एम एच एस सी पी। अगला जो आपका टाइप है वो क्या है? एम एच एस सी पी। एम एच एस सी पी वो क्या बताता है? मीन हेमिस्फेरिकल। अभी हम लोग स्फीयर देख रहे थे, अब हम लोग ऐसा बल्ब का डिजाइन देखेंगे जो आपका एक तरह से हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में एवरेज निकाल रहा होगा कैंडल पावर का। कैसे होगा भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखेगा आप लोग को। हेमिस्फेरिकल, 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 ये जो एस है ना, वो यहां पर आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना? हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या है। चलो, अब आ जाता है हमारा एग्जाम्पल, कौन सा वाला? स्टडी लैम्प। स्टडी लैम्प ले लो, या तो कौन सा, हाँ चलो ये वाला लैम्प ले लेते हैं। ये तो लैम्प देखे होगे तुम लोग। ये लैम्प देखे हो ना तुम लोग? इस तरह का लैम्प स्ट्रक्चर देखे ही होगे जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है? स्टडी टेबल में होता है। अब इसमें जो इल्यूमिनेशन हो रहा है ना, इल्यूमिनेशन हो रहा है, या तो जो लुमिनस फ्लक्स निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? ऐसे निकल रहा है। क्या इस प्लेन के ऊपर जा रहा है क्या लुमिनस फ्लक्स? देखो प्रैक्टिकली तो जाएगा थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होके, ठीक है? प्रैक्टिकली तो जाएगा थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होके, बट मैं रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट जो फ्लक्स पहुंच रहा है, डायरेक्ट जो फ्लक्स निकल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? डायरेक्ट जो फ्लक्स निकल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर तुम ये देखो तो यहां पर, अगर तुम ये इमेजिन कर पा रहे हो तो यहां पर ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है रे? कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों? एक फ्लक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है? आधे स्फीयर के डायरेक्शन में लग रहा है तुम लोग को?
जैसे लग रहा है आधे स्फीयर के डायरेक्शन में जा रहा है ये, बताओ जल्दी, विजुअलाइज कर पा रहे हो ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग बताओ, विजुअलाइज कर पा रहे हो ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, वेरी गुड। तो जो इसका मतलब जो हम लोग कैंडल पावर यहां पे निकालेंगे ना, इस डायरेक्शन में, 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 सबका मीन करके जो निकालेंगे ना, वो कैसे सॉलिड एंगल से निकल रहा होगा, कैसे स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा होगा, जैसा लग रहा होगा हेमिस्फीयर से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहां पर जो लुमिनस फ्लक्स, सॉरी कैंडल पावर आएगा, या सॉरी MHSCP का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल किसका, हेमिस्फीयर का। और हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 2 पाई। हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? अनामिका, बबीता, बबीता आप तो क्लास में दे रही हैं, बट फिर भी क्लियर है आपको सब लोग को? ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो गया, वही वाली डेफिनेशन, हर सब कुछ सेम रहेगा, बस स्क्वायर की जगह हेमिस्फीयर कर देंगे। इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ कैंडल पावर, इसको मैं अब सीपी लिख रहा हूं, ठीक है, कैंडल पावर इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन, in all the direction in a hemispherical plane, in a hemispherical plane, hemispherical plane ना लिख के in a hemispherical structure, in a hemispherical structure। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा भाई, आप लोग बताइए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग रोज देखते होंगे, स्टडी लैंप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, स्टडी लैंप। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MHSCP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल ल्यूमेन, ठीक है, या तो टोटल, हाँ टोटल ल्यूमेन डिवाइड बाई सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। और वो किसके बराबर होगा, इसका मतलब हो जाएगा ल्यूमेन डिवाइड बाई टोटल ल्यूमेन, टोटल ल्यूमेन बाय 2 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार ये, इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। क्लियर है भाई लोग, क्लियर है? अरे देखो, हमेशा ऐसा मत सोचना कि हमेशा बल्ब ऐसे, कुछ बल्ब ऐसे जो होता है ना, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो भी अगर इस बल्ब को उल्टा भी घुमा दे तो ये इस डायरेक्शन में हेमिस्फीयर बनाने लगेगा। तो ये मत अब कंफ्यूज आना कि सर खाली नीचे वाला ऊपर वाला बताए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्ब को पलट कर देखना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? क्लियर है? आगे बढ़ूं? इसको तो मिटा देता हूं। ठीक है, अगला लास्ट वाला जो आता है हमारा थर्ड, वो क्या था, MHCP। इसका नाम MHCP है, ना कि MHSCP। MHCP नहीं, कंफ्यूज मत होना, MHCP और MHSCP में कंफ्यूज मत होना। वो हेमिस्फेरिकल वाला था, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है मीन हॉरिजॉन्टल, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। अब ये क्या है, इसका ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मैं सबसे सीधा एग्जांपल देता हूं यार, लेजर लाइट। लेजर लाइट देखे हो तुम लोग? कभी लेजर लाइट देखे हो? लेजर लाइट देखे हो? कभी छोटे होंगे बच्चों में, बच्चे अक्सर लेजर लाइट से खेलते थे, ठीक है ना। ये लेजर लाइट होती थी, यहाँ बटन वटन होता था, ठीक है ना। लेजर लाइट की जब लाइट जलाते थे तुम लोग, उसकी कैसे निकलती थी बीम, ना इधर जाती थी ना उधर जाती थी, एक सीधा रेखा में, जैसे लगता था एक स्ट्रेट लाइन है, एकदम बीम ऐसी जाती थी ना इसके दूर तक, सीधा एकदम जैसे लगता था स्ट्रेट लाइन।
एक स्ट्रेट लाइन की तरह से दिखती थी, हालांकि वो लाइन नहीं है, उसका कुछ ना वॉल्यूम होगा, मतलब वो 3D है, बट हम लोग यहाँ पर उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि ऐसा लगता था मोर एक्यूरेट, मतलब मोर अप्रोक्सीमेटली लाइक कैसी दिखती थी, एक सीधी सी लाइन, सीधी सी लाइन दिखती थी ना, दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो कैंडल पावर तुम डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए जो तुम सरफेस ले रहे हो सॉलिड एंगल का, वो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, एक सिंगल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह लग रहा है ना, एक ही प्लेन में तो हो रहा है ना, एक ही प्लेन में ले रहे हो ना, क्यों, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल जो तुम्हारा वो है निकालने का, यहां पर क्या ले रहे हो तुम लोग, कैसा दिख रहा है तुमको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या, MHCP, लिखो इसको, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as average of CP in horizontal plane, average of CP in horizontal plane। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, लेजर लाइट। इसके लिए देखो फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला कभी आता भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको समझ लो कि ये होता है आपका MHCP, ठीक है, क्लियर है, हो गया। तो ये था हमारा कैंडल पावर वाला पूरा का पूरा चीज। कैंडल पावर क्या होता है, ठीक है, कैंडल पावर क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग बल्ब का डिजाइन कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे 3 कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं बल्ब का डिजाइन। एक, अगर तुम्हारा MHCP चाहिए, अगर तुम MHCP देख रहे हो, ठीक है ना, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर के आधार पर बना रहे हो, तो तुम्हारा बल्ब क्या होगा, ठीक है ना, मतलब रूम बल्ब के लिए तुम्हारा क्या डिफाइन होता है, कैंडल पावर किस तरह का होता है, तुम्हारा स्टडी टेबल के लिए कैसा कैंडल पावर डिफाइन होता है, और अगर तुम्हारा लेजर उजर लाइट है तो उसका कैंडल पावर कैसा होता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो ये था आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन, कैंडल पावर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैम्प बेस्ड ऑन कैंडल पावर, ठीक है। अब लिखिए 10वां डेफिनेशन आपकी, ये सब आपका कैंडल पावर के अंदर था, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्म है जो हमको पढ़ना है वो क्या है, टेंथ वाला जो हमको पढ़ना है वो क्या है हमारा, रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, ये सिंपल कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है यार। इसके लिए खाली इसका रेशियो ही, मतलब इसका खाली फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। ये होता है आपका, डिफाइन होता है MHSCP डिवाइड बाई MSCP, ठीक है। ये होगा आपका MHSCP और ये होगा MSCP, ठीक है ना। ये होता है डिफाइंड ऐसे, इसका रेशियो हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन, इसका रेशियो हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1। इसका अगर हम लोग रेशियो देखें तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, क्योंकि MSCP और MHSCP की में से कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, MSCP ज्यादा होगा ना MHSCP से, ठीक है ना। इसका रेशियो कैसा आता है, ग्रेटर देन 1। बस इसको ध्यान में रखना है, इतना कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हो गया। इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला अगला जो हमारा डेफिनेशन है 11वें नंबर का, वो क्या है हमारा, लैम्प एफिशिएंसी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लैम्प एफिशिएंसी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन लैम्प, ठीक है ना, एन लैम्प। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर कोई हमारे पास बल्ब है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है,
एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का अगर तुम लोग मतलब समझो तो क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। किसी भी चीज की अगर एफिशिएंसी निकालनी है आपको तो आप सिंपल क्या कर दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मशीन की या किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी निकालना है तो आप सिंपल क्या करिए, आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका आउटपुट है, बल्ब का आउटपुट क्या है जी? आप लोग बताओ, बल्ब क्या दे रहा है आउटपुट में आपको? लाइट दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है ना, आउटपुट में आपको लाइट एनर्जी दे रहा है। क्यों भाई, क्लियर है? और इनपुट में क्या ले रहा है? ये लाइट एनर्जी कैसे आ रही है? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लाइट एनर्जी यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है। ऐसा नहीं है कि लाइट एनर्जी किसी दूसरे चीज से नहीं कन्वर्ट आ सकती है। समझ रहे हो आर्यन? समझ रहे हो ना आर्यन? तो यहां पर लाइट एनर्जी कैसे आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दे रहे हो ना आप लोग, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में देते हो और यहां पर आउटपुट आपको क्या मिलता है? लाइट एनर्जी। आपको आउटपुट क्या मिलता है? लाइट एनर्जी। इसका मतलब लैंप एफिशिएंसी कैसे डिफाइंड होगा? ये लैंप एफिशिएंसी कैसे डिफाइंड होगा? ये होगा आउटपुट क्या आ गया आपका? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या होता है? वाट आवर या किलो वाट आवर, जो भी लिखना चाहो, किलो वाट आवर या वाट आवर, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। और लाइट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किसी को याद है? कोई बताएगा लाइट का यूनिट क्या होता है? लाइट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? मैंने बताया था, जल्दी से जरा आप लोग 5 सेकंड के अंदर ये बताइए, तो याद हो जाना चाहिए अब तक आप लोग को ये। अनामिका गलत, गलत अनामिका। ल्यूमेन तो लुमिनस फ्लक्स का होता है। कोई बताएगा यहाँ पे? कोई हम मैं सब, यही देखो, यही डिसएडवांटेज है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में। आप लोग ना पन्ना पलट ली हो गए अब पुराना। अब अगर मैं अभी ऑफलाइन क्लास में होता ना, तब पता चलता कि किसको कितना याद है, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं आया है, मतलब कि मैं समझ गया हूँ याद वाद किसी को नहीं है, सब पुराना पन्ना पलट रहे होंगे। देखो यही प्रॉब्लम है, आप लोग यार पुरानी चीजें इतना जल्दी भूल जाओगे ना तो फिर क्या फायदा यार। 10-12 सब्जेक्ट है भाई पढ़ने के लिए, 10-12 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। ऐसे तुम लोग इतनी स्पीड से भूलोगे, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज। इसका क्या होता है? ल्यूमेन आवर। याद आया किसी को? ल्यूमेन आवर याद आया? सबसे पहला डेफिनेशन मैंने लाइट लिखवाया था। किसी को याद आया ल्यूमेन आवर? आर्यन, बबीता, अनामिका, बाकी लोग कैसे भूल रहे हो यार? तुम लोग क्यों भूल रहे हो? कितना मतलब, यही सब दिखाता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं। ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है भाई, ठीक है। ल्यूमेन आवर, तो इसका मतलब यहां पर क्या रखोगे? अगर देखो यहां पर क्या रखोगे? लाइट एनर्जी कितना हो गया? ल्यूमेन आवर, ल्यूमेन आवर। और यहां पर क्या आ गया? वॉट आवर या किलो वाट आवर, जो भी लिख दो, मैं यहाँ पे वॉट मान रहा हूँ, ठीक है ना, वॉट आवर मान रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ सर आवर से आवर कट गया, सर आवर से आवर कट गया, क्या बना? लैंप एफिशिएंसी की यूनिट, यानी लैंप एफिशिएंसी क्या होगा? ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट। मतलब लैंप एफिशिएंसी कितना होगा? लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय पावर इनपुट, इसमें इलेक्ट्रिकल में। ये बहुत नीचे लिख दिया क्या मैंने? दिख नहीं रहा है ना? इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा सा। ये आपका क्या बन गया? इसका मतलब ल्यूमेन डिवाइड बाय वॉट, ल्यूमेन डिवाइड बाय वॉट। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब यहां से मैं लिख रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब लुमिनस फ्लक्स, अब दिख रहा ना? लुमिनस फ्लक्स डिवाइड बाई क्या बना भाइयों बहनों? क्या बना आपका? पावर, पावर किसमें? इलेक्ट्रिकल में।
अभी इस पे तुरंत मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल में पावर मतलब ये क्या लिखा हुआ है, जरा कोई बताएगा? इलेक्ट्रिकल में पावर यहाँ पे कितना होगा? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज इंटू करंट मैंने लिख दिया है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल आप लोग पढ़ेंगे तो ये पावर जो है ना, ये डीसी पावर है। अगर एसी पावर निकालू ना, एसी पावर अगर निकालू तो क्या होता है? वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस पाई, वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस पाई, ये होता है रियल पावर। क्योंकि ये किसकी यूनिट होती है? रियल पावर की। अब देखो थोड़ा डेविएट कर जाऊंगा, मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा, ये चीज मत, फिर भी मैं यहाँ पर इसलिए हिंट दे रहा हूं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल जो हम लोग, ये अच्छा अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये तो अपने डोमेन का चीज है यार, ये तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल वाली चीज आ गई ना, तो अच्छा अच्छा सा लगता है यहाँ पे। इसलिए लैंप एफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू? ठीक है, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए। अ bulb, a bulb has, a bulb has, a bulb has luminous flux of, a bulb has luminous flux of 600 lumen. If electrical input is, electrical input is 20, नहीं, electrical input is 200 volt and 6 ampere. If electrical input is 200 volt and 6 ampere, what is lamp efficiency? परसेंटेज में बताना, फ्रैक्शन में मत बताना। व्हाट इज लैंप एफिशिएंसी? 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। थर्टी सेकंड्स के अंदर 50%, वेरी गुड। 30 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्या पूरे क्लास में? ऐसा तो हो नहीं सकता, कैलकुलेशन बहुत धीरे है तुम लोग का। दूसरे का देख के आंसर मत दे देना। कैसे लगेगा ये लैंप एफिशिएंसी? कैसा होता है, क्या होता है ये? ल्यूमेन, ल्यूमेन पर वॉट होता है। ठीक है, टोटल आपका कितना ल्यूमेन है? 600, 600 डिवाइड बाई पावर कितना है? इलेक्ट्रिकल पावर कितना है? 200 वोल्ट। 200 इंटू करंट कितना आया? 600 बाई 1200, 600 बाई 1200 कितना आया? 600 बाई 1200 ये कितना आया? परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 50%, 50%। अच्छा, अब यहां से कोई थोड़ा सा ये दिमाग लगाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है? सब बच्चों से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आप लोग को। एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा? यूनिट होती भी है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। लिमिटलेस, लिमिटलेस, लिमिटलेस क्या होता है जी? यूनिटलेस होता है कि लिमिटलेस होता है? क्या यार तुम लोग ऐसा लिखते हो, मतलब कुछ चीजें स्पेलिंग मिस्टेक भी ऐसा करते हो तुम लोग। एल और यू में समझ नहीं आ रहा है क्या होता है? अरे यूनिटलेस होता है। एफिशिएंसी या परसेंटेज की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब एक बात बताओ, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है तुम्हारा? ल्यूमेन, और नीचे क्या आ रहा है? वॉट। इसका मतलब ये दोनों आपस में कटा होगा, ये दोनों आपस में डिवाइड हुआ होगा। इसका मतलब तुम कह सकते हो
ये चीज तभी पॉसिबल है जब ल्यूमेन इक्वल्स टू वॉट हो, या तो ल्यूमेन इज सिमिलर टू वॉट हो, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, लुमिनस फ्लक्स के। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको कुछ नया तो मिलेगा। किसी ने कभी ये सोचा था, इसका मतलब अगर आप बल्ब को इलेक्ट्रिकल पावर में डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप लुमिनस फ्लक्स या तो लुमेन्स में, जैसे 60 ल्यूमेन का बल्ब दे दीजिए, 60 ल्यूमेन का बल्ब दे दीजिए, 50 ल्यूमेन का बल्ब। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 10 ल्यूमेन और 15 ल्यूमेन बल्ब में कौन ज्यादा कहते हैं कि इल्यूमिनेशन देगा, मतलब किसकी पावर ज्यादा होगी, सीधी बात। कल क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन कराया था मेरे दोस्तों, बताइए स्टूडेंट्स, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 10 ल्यूमेन और 15 ल्यूमेन में कौन सा बल्ब, अब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने एक्चुअली वहां पर पूछा था कौन सा बल्ब ज्यादा पावरफुल, और सीधी सी बात है, जो बल्ब ज्यादा पावरफुल होगा, जो बल्ब ज्यादा पावरफुल होगा वही तो ज्यादा तुम्हारा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगा। क्यों भाई, क्लियर है आर्यन, बबीता, अब समझ में आ रहा है। मैंने यहां पर जो काटा है ना, अब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। मतलब ल्यूमेन से हम लोग बल्ब की पावर बता सकते हैं, उसकी पावर कितनी, उसके अंदर ताकत है रोशन करने की जहान को। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। तभी तो ये दोनों चीजें कटी हैं, डिवाइड हुई हैं। क्यों भाई, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, तो देखो यार, जब न्यूमेरिकल को लगाया करो ना, तो यूनिट्स पे हमेशा ध्यान दिया करो। यूनिट्स यूनिट्स होती है ना, उन पे ध्यान दिया करो हमेशा से। मतलब खाली रटने के लिए, इन सब चीजों से तुम्हारी बहुत सी चीजें क्लियर हो सकती हैं, तुम्हारा सोचने का नजरिया भी थोड़ा बदल सकता है, और सब्जेक्ट को थोड़ा सा या टॉपिक को और अलग तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक आता है 12 नंबर। ठीक है, लैंप एफिशिएंसी क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। 12 नंबर जो आता है हमारा, वो आता है क्या, स्पेस, स्पेस टू हाइट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं कैसे। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। स्पेस टू हाइट रेशियो, इसका पहले डिफाइन कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये एस एच आर इक्वल्स टू क्या डिफाइंड होता है, डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स डिवाइड बाई HEI GH हाइट ऑफ सोर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स डिवाइड बाई हाइट ऑफ सोर्स। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से डायग्राम बना के सिखाता हूं, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, इसलिए। हो गया, ठीक है, हो गया, मिटाता हूं इसको। अब देखो यहां से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सपोज दैट, सपोज दैट आपके पास एक, सपोज दैट आपके पास एक रूम है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास एक रूम है। ठीक है, एक बल्ब आपका इधर लगा हुआ है इस रूम में, एक बल्ब इधर लगा है। ठीक है, दोनों बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए dl। अब रूम के सीलिंग पे लगा है वो बल्ब, हाइट कितना हो गया, h। ठीक है, चलो अब जरा हम लोग ये बीच वाला पोर्शन देखते हैं। यहां पर इसकी लाइट ऐसे आएगी, इसकी लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही। अब देखो, स्पेस टू हाइट रेशियो डिफाइन करने का मतलब मेरा क्या है ना, कि हम अगर मान लो n नंबर ऑफ बल्ब लगा रहे हैं किसी रूम में, या तो किसी भी जगह पे लगा रहे हैं, तो
अगर उनकी हाइट कुछ निश्चित हमने कर दी, इतनी हाइट पर कोई बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है ना, और दूरी कितनी है, ठीक है, जितने भी हाइट पर कोई भी पर्टिकुलर बल्ब के लिए अगर हम देखें तो यहां पर देखो, अगर इन दोनों बल्ब को हम लोग देखें ना, तो हम चाहते हैं कि अगर हम दो बल्ब, फॉर एग्जाम्पल दो बल्ब किसी रूम में लगा रहे हैं ना, तो बल्ब कितने दूरी पर होने चाहिए एक दूसरे से, सच दैट उनके बीच में ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है ना, ओवरलैपिंग मतलब एक की लाइट दूसरे एरिया को ना ओवरलैप करे, दूसरे की लाइट दूसरे वाले की एरिया को ओवरलैप ना करे, या कि ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग इक्वल्स टू 0 हो जाए। स्पेस टू हाइट रेशियो वो पैरामीटर है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक बल्ब या लाइटिंग सिस्टम जब डिजाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं लाइटिंग सिस्टम को ऐसा प्लेस किया जाए कि कभी भी वो ओवरलैपिंग या तो वेस्टेज ऑफ लाइट ना हो। जो हम लोग कल पढ़े थे ना, वेस्ट लाइट फैक्टर, वो यहां पर कितना होना चाहिए, 0। हम लोग चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला था, वेस्ट लाइट फैक्टर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, उतना एफिशिएंटली हम लोग किसी भी बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो लाइटिंग सिस्टम हम लोग जो डिजाइन किया वो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है ना, उतना इफेक्टिव रहेगा। तो स्पेस टू हाइट रेशियो यही बताता है कि दो या दो से अधिक बल्ब एक दूसरे से कितने दूरी पर और कितने हाइट पर रखे हों, सच दैट उनके बीच का जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है ना, या तो वेस्ट लाइट फैक्टर कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, यस सर, नो सर, ठीक है। तो स्पेस टू हाइट रेशियो यही बताता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, सपोज दैट वही वाली बात, तुम पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में गए, वहां तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन हो गया, मान लो कल को कोई आने वाला है उद्घाटन करने के लिए, कोई बहुत बड़ा आदमी है वो उद्घाटन करने के लिए आने वाला है, कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी, ठीक है, उसमें तुमको दिया गया था कंस्ट्रक्शन करने का। अब देखो, जो फंड आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मान लो जो भी फंड आया था, वो मान लो पर्टिकुलर फंड आया था, और पहले मतलब डिफाइन किया गया था कि हाँ भाई जो भी बिल्डिंग बना रहा है उसमें रोशनी, या तो किसी पर्टिकुलर रूम में रोशनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ एकदम बढ़िया इल्यूमिनेशन होना चाहिए। अब क्या है कि कोई आएगा, ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहाँ पर जो आ रहा है उद्घाटन करने, ठीक है, उसको तो पता नहीं है वेस्ट लाइट फैक्टर का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, तुमने क्या किया, खूब सारा बल्ब उस रूम में लगा दिया, खूब सारा उस रूम में बल्ब लगा दिया, कुछ पता होता है नहीं किसी को कुछ, तो लगेगा जो भी आया रहेगा मंत्री जी को लगेगा अरे बहुत बढ़िया, क्या गजब का चमक रहा है रूम, क्या गजब का रूम चमक रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर रूम, अब उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना तुम्हारा वेस्ट ऑफ लाइट हो रहा है, कितना वेस्ट ऑफ लाइट हो रहा है, उससे तुम उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जबरदस्ती का तुम एक्स्ट्रा बल्ब उस रूम में लगाए हुए हो, ठीक है ना, खर्च एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। और इंजीनियर्स का काम क्या होता है, हमेशा चीजों को इकोनॉमिकल बनाना। इंजीनियरिंग जब आप लोग पढ़ोगे ना, जब पूरा का पूरा जो काम ही चल रहा है ना, अगर मान लो आप कल को यूपीपीसीएल में जनरेशन वाले में जाते हो, या आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जब जेई बनते हो, जहां भी रहो, तो आपका प्राइम मोटो हमेशा क्या रहेगा कि चीजें कितनी इकोनॉमिकल रहे, कितना कम पैसा खर्च हो और काम अच्छे से अच्छा हो, ठीक है ना। तो अगर वेस्ट टू हाइट रेशियो, सॉरी, स्पेस टू हाइट रेशियो का आपने अगर ध्यान नहीं रखा ना, तो आप मंत्री जी को खुश करने के चक्कर में खूब सारा बल्ब लगा दोगे, और क्या होगा इस जगह, पैसा बर्बाद, समझ रहे हो, पैसा बर्बाद, ठीक है, क्लियर है। तो स्पेस टू हाइट रेशियो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना समझ में आ रहा है, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ लाइट कम हो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो यही था आपका वेस्ट टू लाइट फैक्टर, इसको आप लोग बना लीजिए डायग्राम, इसमें थ्योरी व्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। इसका डायग्राम जल्दी से बना लीजिए, बना लिए होंगे, इसको मिटाता हूं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो मेंस, एसएससी जेई के मेंस में इससे कई बार पूछा गया, 10-10 नंबर, 15-15 नंबर का सवाल, 20-20 नंबर का सवाल आता है सीधे सीधे डिराइव करने को। ऑब्जेक्टिव वाले में तो आसान आ जाता है, ये चीज नहीं जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव वाले में तो सीधे सीधे आप लोग कर लोगे, बट डेरिवेशन उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है, हो गया। चलिए, तो अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग डालिए आप लोग। अब अगला जो आपका हेडिंग है वो क्या आएगा, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन,
लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, अगला हेडिंग। ठीक है ना। कुछ लॉज होते हैं, कितने टाइप के लॉ होते हैं? दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक होता है लैम्बर्ट लॉ। बहुत आसान है यार, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहला हम लोग कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ इनवर्स, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये। ठीक है। अब देखो सीधे शब्दों में मैं आपको एकदम ये लॉ आपको समझाऊं। अब इमेजिन करो, सोचो, सपोज दैट आपके पास कोई एक बल्ब है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, बल्ब, किसी भी बल्ब से तुम जितना दूर जाओगे उतना रोशनी कम होगी कि ज्यादा होगी? तुम लोग बताओ जरा, किसी बल्ब या किसी सोर्स से जो लाइट एमिट कर रहा है उससे तुम लोग जितना दूर जाओ, क्या उसकी रोशनी या उसका इल्यूमिनेशन उतना कम होगा? रोशनी कहने का मतलब मेरा क्या है? इल्यूमिनेशन। उसका इल्यूमिनेशन उतना कम होगा कि ज्यादा होगा? इल्यूमिनेशन उसका कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही होता है आपका लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहने का मतलब है मेरे, जरा पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, illumination, illumination on any surface, illumination on any surface, illumination on any surface is inversely, illumination on any surface is inversely proportional to, proportional to, inversely proportional to square of distance, square of distance of that surface from source, square of distance of that surface from source। सोर्स कौन सा? लाइट का सोर्स। ठीक है, ठीक है, हो गया? लिख लिया आप लोग? ये जल्दी लिखो, फिर डायग्राम बनाऊं मैं इसका। हो गया? मिटाऊं? मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, बबीता हो गया? थोड़ा धीरे लिखती है ये। हाँ ठीक है, चलो मिटा। अब इसको हम लोग समझते हैं, कहने का मतलब समझते क्या है, समझ तो आपको यहीं से आ गया होगा, बट हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। तो अगर मान लो ना एसएससी जेई में मेंस का पेपर, आप अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की, में प्री निकल गया आपका, मेंस लिखने जा रहे हो ना, या किसी भी एग्जाम का मेंस लिखने जा रहे हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ या तो अगर आपसे पूछा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ डिफाइन करिए, डिफाइन इनवर्स स्क्वायर लॉ 20 नंबर के पेपर में आ गया, तो डिफाइन करने मतलब खाली यहीं पे नहीं आके छोड़ देना, डेफिनेशन लिख के चले आए खाली। इसके आगे जो मैं चीजें कर रहा हूं सेम आपको वैसे वैसे करना है। तो अगर मेंस की जब तैयारी कर रहे होगे ना, तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एज इट इज जैसे मैं करवा रहा हूं वैसा पेपर में कर गया, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं मैं। और यहां से देखो एक चीज, सपोज दैट आपका ये क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। सपोज दैट यहां से ऐसे निकल रहा है एक लाइट, एक लाइट ऐसे निकल रही है। ठीक है, एक लाइट ऐसे निकल रही है। ठीक है, और एक लाइट, ठीक है। अब देखो, मैंने एक एरिया माना है ये, या तो ऐसे ना मान के, हाँ चलो ऐसे ही मान ले रहा हूं, एक एरिया मैंने माना है कि ये, ठीक है, एक
एक ये एरिया माना है A1, ठीक है, एक ये एरिया माना है मैंने A1, यहां 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 और यहां टच कर रहा है, ऐसे बन रहा है एरिया, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा एरिया मैं अगर बनाऊं, थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, दूसरा एरिया अगर मैं बनाता हूं, सपोज दैट, ठीक है, ठीक है, दूसरा एरिया, ये आगे तो जा रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ठीक है, दूसरा एरिया हो गया, ये बनाते चलिए आप लोग, जहां बोलूंगा रुकने को वहां रुक जाना। ये हो गया A2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सोर्स, ठीक है, यहां से इस एरिया की डिस्टेंस कितनी है R1, और इस एरिया की डिस्टेंस कितनी है R2, ठीक है, क्लियर। ये दो आपके एरिया बन गए, समझ में आ रहा है, क्लियर है कैसा बना है, दो एरिया आपके बन गए, ठीक है। चलिए, अब इसका डेरिवेशन करते समय आपको क्या अज्यूम करना है, अज्यूम इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। कौन सी इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब आई आपका क्या अज्यूम करना है आपको, कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। डेरिवेशन देखते चलिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत छोटा लिख रहा हूं क्या, छोटा लिख रहा हूं क्या, कि ठीक है साफ दिख रहा है, बताओ, साफ दिख रहा है कि छोटा लिख रहा हूं, क्लियर है, ठीक है। चलो, अब यहां से एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लुमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय क्या होता है भाई मेरे, लुमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल, यही होता है ना, ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं फॉर एरिया 1, और एरिया 1 अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, इसका लुमिनस फ्लक्स कितना होगा, मान लो अज्यूम दैट इसका लुमिनस फ्लक्स हो गया F1, लुमिनस फ्लक्स F से दिखाते हैं ना, F1 डिवाइड बाय सॉलिड एंगल इसका कितना हो गया, ओमेगा 1, सॉलिड एंगल इसका कितना हो गया, ओमेगा 1, इक्वल्स टू, अगर मैं फॉर एरिया 2 निकलूं, फॉर एरिया 2, इसके लिए तुम्हारा इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई इक्वल्स टू F1 F2 डिवाइड बाई ओमेगा 2, ठीक है, दो चीजें आ गई। चलो, अब यहां से तुम क्या लिख सकते हो, F1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आई इंटू ओमेगा 1, यहां से क्या लिख सकते हो, F2 इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा 2, ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। अब मैं इसके बाद यहां से यहां आ रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, चीजें यहां लिख रहा हूं मैं उसके बाद। अब एक बात बताओ, इल्यूमिनेशन E1, एरिया 1 पे इल्यूमिनेशन कितना होगा, इल्यूमिनेशन एरिया 1 पे, ये क्या है तुम्हारा इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को ई से दिखाते ना, लक्स, नहीं, हाँ, इल्यूमिनेशन ई से दिखाते ना, लक्स, ठीक है ना, यूनिट लक्स होती है ना इसकी, हाँ, ठीक है, ये कितना होता है, ल्यूमेन लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट कितना होता है, यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन सॉरी इल्यूमिनेशन क्या होता है पर यूनिट, एरिया ना, एरिया यही होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, F1/A1 आया, F1/A1 आया, क्लियर है, F1/A1 आया, इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हो, F1 की वैल्यू डालो अगर यहां तो क्या आ रही है, I इंटू ओमेगा 1, आई इंटू ओमेगा 1 डिवाइड बाई A1, क्यों, आई इंटू ओमेगा 1 डिवाइड बाई A1 आया, ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया डिवाइड बाई R², जो भी एरिया ले रहा हो उसका सोर्स से कितना दूरी है उसका स्क्वायर कर दो, यही होता है ना, क्यों भाई, यही होता है ना सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये होता है ना, ठीक है। चलो,
इसका मतलब मैं लिख सकता हूं आई इंटू ओमेगा 1 के लिए क्या हो गया, एरिया 1 आ जाएगा A1, ठीक है। और इसका सॉलिड एंगल लिख रहा हो तो डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, R1 स्क्वायर। इसकी दूरी कितनी है, R1 है, उसका स्क्वायर करके इंटू ये नीचे पहले वाला जो एरिया था, सॉरी ये वाला E1 में जो एरिया था, यहां से यहां ये कट गया, ये कितना आया, आई डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। यहां से ये कितना आया, आई डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। पहुंचे यहां तक हम लोग, यहां तक पहुंच गए, जल्दी करो, जल्दी यहां तक पहुंचो। तो ये जो रिजल्ट आया है, मतलब E1 हमारा, E1 सरफेस जो है, सॉरी A1 जो सरफेस है हमारा, A1 एरिया जो है, उस पे इल्यूमिनेशन की वैल्यू कितनी आई है, इंटेंसिटी डिवाइड बाय उसका कितना डिस्टेंस है स्क्वायर से। इंटेंसिटी तुम्हारा पहले से कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, मतलब इल्यूमिनेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, उस सरफेस के जो भी एरिया हम लोग देख रहे हैं जिस पे इल्यूमिनेशन, उसके सोर्स से डिस्टेंस के स्क्वायर पे। और यही तो बताता था इनवर्स स्क्वायर लॉ, यही तो स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हमने अभी पढ़े हैं डेफिनेशन में, यही तो लिखवाए हैं कि इल्यूमिनेशन किसी सरफेस से, सॉरी इल्यूमिनेशन किसी सरफेस पे अगर हम निकाल लें तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सोर्स से कितने दूरी पर वो सरफेस रखा है। क्लियर है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। तो अगर हमने ये चीज लिख दी E1 के लिए, E1 के लिए अगर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, तो इसी तरह से E2 के लिए भी लिख सकते हैं। E2 के लिए भी क्या लिखोगे, आई, इंटेंसिटी तो सेम है, मैंने अज्यूम किया है, और इसका मतलब E2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड हो गया ना, E is inversely proportional to 1 by distance square. E is inversely proportional to 1 by distance square. समझ गए, यही होता है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। यही मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था, यही मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था। क्लियर, ये होता है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर आपके 20 नंबर के पेपर में पूछता है कि भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ बताइए, तो पूरा आपको यहां से यहां तक डिफाइन करने के बाद आपको ये रिजल्ट तक पहुंचना है। समझ रहे हो, खाली डेफिनेशन लिख के मत छोड़ देना। क्लियर है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके। चलिए, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब किसी सरफेस पे इल्यूमिनेशन कितना होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि वो सरफेस कितने दूरी पर रखा है। मतलब जितना दूर उतना कम इल्यूमिनेशन। और ये कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो तुम लोग कॉमनली इसको सोच भी सकते हो कि बल्ब से हम कितने दूरी पर है, उतना ज्यादा हमारा, मतलब उतना कम हमारा इल्यूमिनेशन होगा। जितने ज्यादा दूर होंगे उतना कम हमारे पर लाइट गिरेगी। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट कितनी गिर रही है, यही तो इल्यूमिनेशन होता है ना, ठीक है। चलो, क्लियर है, ओके। अब अगला लॉ हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। दूसरा नंबर का लॉ हमारा क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है ये समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम बना के चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डायग्राम क्या है मेरा, सपोज दैट मेरे पास एक टेबल है, सपोज दैट मेरे पास टेबल है, ये चारों पैर इसके टेबल के, ठीक है, और ये पीछे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी, ये, ठीक है। ये आपका टेबल है और आपके पास एक बल्ब मौजूद है, जो है बल्ब आपका वही हमारा इनकैंडेसेंट वाला। आपके पास एक बल्ब है इनकैंडेसेंट वाला, ठीक है बच्चों। अब मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा सा, मेरे पास समझ लो एक बहुत बड़ा सा टेबल है, और उसके हम किसी पॉइंट पे यहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पे हम बैठ के मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, किताब को खोले हैं और मेहनत से हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमको जेई बनना है, आपको यही बनना है, जो भी है,
हमको दिन रात हम मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये बल्ब से हम किसी दूरी पर हैं। अब देखो इस बल्ब का अगर इल्यूमिनेशन देखो, या तो लाइट हमारे पर कैसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगा ना। अगर हम यहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि मेरे किताब पर बढ़िया लाइट पहुंचे। यही तो हमारा, यहाँ कितनी आ रही हमसे नहीं, हम जहां बैठे वहां लाइट आनी चाहिए। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम तो भाई पढ़ रहे हैं, अब हमको पता नहीं इल्यूमिनेशन क्या क्या होता है। ठीक है, चलो हम यहां पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ये हो गया मेरा पॉइंट पी, ये हो गया हमारा पॉइंट पी। ठीक है ना। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या बताता है कि अगर कोई सोर्स, ठीक है, अगर आपको इल्यूमिनेशन किसी पॉइंट पी पर, अगर आपको इल्यूमिनेशन किसी पॉइंट पी पर पता करना है, सच दैट उस पॉइंट पी पर जो बल्ब है या तो जो सोर्स है उसका लाइट या तो उसका लुमिनस फ्लक्स इंक्लाइंड वे में पड़ रहा है, तो इल्यूमिनेशन किसके प्रोपोर्शन होगा, उसका किसके प्रोपोर्शन होगा, उसके कॉस थीटा के। कॉस थीटा कहने का मतलब मेरे क्या है, सपोज दैट, अभी एक बार और मैं इसको रिपीट करूंगा, पहले समझिए इसको। ये हो गया आपका कितना डिस्टेंस यहां से, सपोज दैट इसके डिस्टेंस मैंने मान ली h, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस, ये बल्ब वर्टिकली इतने डिस्टेंस पर है, आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सच दैट आपके ऊपर जो इसका फ्लक्स है वो इंक्लाइंड वे में गिर रहा है, उसका जो फ्लक्स है वो इंक्लाइंड वे में आपका गिर रहा है, जो इसकी लाइट है, ठीक है ना, इंक्लाइंड वे में गिर रही है। तो यहां पर अब देखो, यहां पर ये बताता है लैम्बर्ट्स लॉ कि जो इसका इल्यूमिनेशन होगा पॉइंट पी पर वो किसके प्रोपोर्शन होगा, कॉस थीटा के। अब ये थीटा कौन सा एंगल है, वर्टिकल प्लेन से जितने बल्ब हाइट पर रखा है, ठीक है, और जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं वहां पे जितना इंक्लिनेशन पड़ रहा है लाइट का, बल्ब का, उन दोनों लाइन के बीच का एंगल। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। ये इल्यूमिनेशन किसी पॉइंट पी पर, सच दैट उस पॉइंट पी पर किसी सोर्स द्वारा लाइट इंक्लाइंड वे में पड़ रही है, इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या होगी, किसके प्रोपोर्शन होगी, कॉस थीटा की, जिसमें कॉस थीटा क्या होगा, बल्ब के एंगल बिटवीन हाइट ऑफ बल्ब एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइट ऑन पॉइंट पी। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। इसका कहने का मतलब यह है कि थीटा, अब एक बात बताओ, कॉस थीटा तुम्हारा अगर स्टडी करो, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, थीटा जितना ज्यादा होता है कॉस थीटा उतना कम होता है। पढ़े होगे आप लोग, ये जीरो नहीं है भाई, क्यों, कॉस 0 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, ठीक है, मतलब थीटा जितना बड़ा। एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं सर, अच्छा ठीक है, बबीता करें एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा बबीता, तुमको ये तो समझ में आ गया ना कि इस पॉइंट पी पर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लाइट इंक्लाइन पड़ रही है, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब मेरे यहां पर यह है कि अगर हम सपोज दैट इल्यूमिनेशन किसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, सच दैट हमारा जो सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है उसकी लाइट इस पॉइंट पी पर जहां पे हम इल्यूमिनेशन निकालना चाह रहे हैं वो इंक्लाइंड तरीके से पड़ रही है, इंक्लाइंड मतलब स्लांटिंग, ये समझ में आ गया, इंक्लाइंड तरीके से पड़ रही है, ठीक है। तो ये इल्यूमिनेशन इस पॉइंट पर किसके प्रोपोर्शन होगा, कॉस थीटा के, जिसमें से थीटा जो होगा वो किसके बीच का एंगल है, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड लाइट एट पॉइंट पी एंड हाइट ऑफ द सोर्स। इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा इल्यूमिनेशन इस पॉइंट पी पर। बबीता क्लियर है, बबीता क्लियर है, हाँ। जैसे मान लो ये cos थीटा 1 हो गया, अगर मान लो मेरा कोई पॉइंट Q, यहां पर हम अगर इल्यूमिनेशन देखना चाहते तो हम देखते यहां पर कितना लाइट तुम्हारा पड़ रहा है। अब हमारा एंगल कौन सा होता बबीता, ये वाला एंगल होता थीटा 2, तो मेरा यहां पर इल्यूमिनेशन कितना आता, E Q कितना, प्रोपोर्शन किसके आता, कॉस ऑफ थीटा 2 के। अब मेरी बात समझ पा रही हो बबीता, अब ठीक है,
बबीता अब ठीक है? हाँ ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अब तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि ये जो कॉस थीटा वाली जो चीज है ना, कॉस थीटा वाली चीज है, तो आप यहां से एक चीज समझिए, कॉस थीटा और थीटा के बीच में रिलेशन कैसा होता है, जितना ज्यादा थीटा उतना कम कॉस, कॉस थीटा, समझ रहे हो? मतलब अगर थीटा या तो एंगल जितना बड़ा होता है ना, कॉस उस एंगल की वैल्यू उतनी कम होती है। आई थिंक कहने का मतलब मेरे ये है, जितना ज्यादा थीटा होता है ना, उतना कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होती है। तभी तो हम लोग देखते हैं कॉस 0 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री बड़ा है ना, मगर कॉस 0 कॉस 90 से बड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जितना ज्यादा थीटा उतना कम कॉस थीटा। ठीक है, ये तो मैथ वाली चीज है यार। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब इल्यूमिनेशन मैक्सिमम कहां पर होगा? इल्यूमिनेशन मैक्सिमम कहां पर होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 या तो -1। अब इल्यूमिनेशन कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा कितनी ले सकता है? 1। कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना? ठीक है, इसका मतलब कॉस थीटा 1 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये वाला एंगल, इन दोनों बीच का एंगल कितना हो जाए? 0। मतलब ये पॉइंट ठीक तुम्हारे इस बल्ब के नीचे हो। अगर हम ठीक इस बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते तो हमको सबसे ज्यादा रोशनी मिलती है। और सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो तुम लोग प्रैक्टिकली भी महसूस कर सकते हो। क्यों भाई, क्लियर है? मतलब हम जितना ज्यादा इस बल्ब से दूर जाएंगे उतना इंक्लिनेशन वाला बनेगा ज्यादा, उतना थीटा की ज्यादा बनेगी वैल्यू। और थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी। क्लियर है अनामिका, बबीता? ठीक है, तो यही होता है आपका लैम्बर्ट्स लॉ। यही होता है आपका क्या? लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, यही होता है आपका लैम्बर्ट्स लॉ। इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना? यही होता है आपका लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसको बना लिए आप लोग? ये बना लिए? जरा बना लो तो। इसको बना लिए क्या? अच्छा हाँ, इसको यार लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। एक्चुअली लोग कोसाइन लॉ ही बोलते हैं, मैंने कोसाइन भूल गया यार, लैम्बर्ट्स लॉ लिख दिया। पर ठीक है, इसमें बीच में करके कोसाइन लॉ लिख देना। ठीक है, हो गया? अब लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। ये चीज मैं मिटा रहा हूं, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, डेफिनेशन इसकी लिखिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन law, according to Lambert's cosine law, illumination at any point on surface, at any point on surface is proportional, at any point on surface is proportional to cosine, is proportional to cosine of angle, cosine of angle between normal, normal and direction of luminous flux, normal and direction of luminous flux। ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? हो गया, मिटा दूं? मिटा दूं? जल्दी बोलो भाई, मिटा दूं? बबीता,
अब लास्ट जो हमारा चीज आता है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने जा रहा हूं, कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं, हम ये जानते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू, E इज प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r²। कहां से, इनवर्स लॉ से, इनवर्स लॉ से हम बोल सकते हैं ये चीज, ठीक है। एक और चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब दूसरा लॉ भी पढ़ लिए हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ थीटा। ये हम लोग कहां से बोल सकते हैं, लैम्बर्ट से, लैम्बर्ट से बोल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज को अगर कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग बोथ लॉ, कंबाइनिंग बोथ लॉ, तो हम ये कह सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई r²। क्यों भाई, यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत, ये चीज कह सकते हैं, कंबाइन अगर हम लोग कर दें तो ये चीज कह सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ये मत गलती से सोच लेना, ये मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, कंबाइन किए हैं। कंबाइन करना अलग चीज होती है, मल्टीप्लाई करना अलग चीज होती है। गलती से मत सोचना सर यहाँ E² हो जाएगा, यहाँ पर ये सब मत सोचना, प्रोपोर्शनैलिटी में कॉम्बिनेशन ऐसे करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको इक्वेशन में चेंज करना चाहें, मतलब इक्वल टू में लिखना चाहें, तो एक बात बताओ, जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, इसको जब हम लोग इक्वल टू में चेंज करते हैं तो क्या चेंज आता है जी इक्वेशन में, कोई बताएगा क्या चेंज आता होगा? प्रोपोर्शनैलिटी में जब चेंज करते हैं तो क्या चेंज आता है आपका, एक कांस्टेंट ऐड होता है। जब भी इक्वल टू और प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन क्या होता है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू से चेंज करते हैं ना, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और कांस्टेंट आपका क्या था पूरे प्रोसेस में, कोई बताएगा? कांस्टेंट पूरे प्रोसेस में क्या था, पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट क्या था, जल्दी बताओ। वेरी गुड, लुमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, ओवरऑल रिलेशन डिवाइडेड बाई r²। तो फाइनली जब आपको पेपर में पूछे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। जब आपके पेपर में मान लीजिए सपोज दैट आप एसएससी जेई प्री क्वालिफाई कर गए, बहुत खुश हैं आप, मेंस गए देने, तो मेंस में आया पूछा आपसे 20 नंबर का सीधे सवाल पूछा, डिफाइन, ये दिख रहा है ना नीचे, ये नीचे दिख रहा है ना, हाँ, डिफाइन, ये पूछा डिफाइन, या तो हाँ, डिफाइन लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। आपसे अगर पेपर में ये पूछना है ना, डिफाइन लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, तो दोस्तों आप जब लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन डिफाइन कर रहे होगे ना, तो जब आप पहला इनवर्स लॉ पूरा डेरिवेशन करने के बाद, लैम्बर्ट्स लॉ पूरा डेरिवेशन करने के बाद, खाली वहीं पे मत छोड़ना, कंक्लूजन आपको लिखना बहुत जरूरी होगा। कंक्लूजन वाला जो चीज आता है, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो फाइनली आपका लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन अगर पूछ रहा है ना, तो ये होता है कि इल्यूमिनेशन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी इंटू कॉस थीटा बाई r²। यहां पे पूरा आपका लैम्बर्ट्स और इनवर्स लॉ दोनों कंबाइन होके आ गया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आज की क्लास हम लोग अब यहीं तक रहने देते हैं, हमारा जो कंसेप्ट वाली चीज थी ना, वो क्लियर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा बचता है वो लैंप वाला पोर्शन, लैंप वाला पोर्शन बचता है। अब सुनो 2 मिनट जरा पेशेंटली आप लोग जरा 2 मिनट बात सुन लीजिए मेरी। मैं जो अगली डीपीपी आपको दूंगा, आज मैंने डीपीपी दी थी। अच्छा पहले एक बात बताओ, आप लोग जो डीपीपी मैंने जो दी है, जो मैंने डीपीपी दो डीपीपी दे चुका हूं ना, एक बात बताओ, आप लोग वो लगा लिए हो, कितने लोग लगा लिए हैं वो डीपीपी, कितने लोग लगा लिए हैं? लग गई होगी यार, बहुत आसान है, उसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्यों, उसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अभी नहीं सर, क्यों भाई, कब लगाओगी, एग्जाम जब हो जाएगा तब लगाओगी क्या? ऐसी लापरवाही एकदम नहीं है, ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते भाई आप, पेपर है ना आपका, कुछ सिलेक्शन लेना है ना, कंप्लीट करिए उसको। सॉल्यूशन भी दिया हूं यार, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे हो। चलिए ठीक है, लगा लीजिएगा उसको। तो मैं ये क्या कह रहा था कि वो डीपीपी तो आप लोग को लगी होगी बहुत आसान है, बट जो मैं नेक्स्ट डीपीपी दूंगा ना, जो आज मैंने टॉपिक जो पढ़ा के खत्म किया है यहाँ तक, ये इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ये नहीं, और भी जो कैंडल पावर और ये लैंप एफिशिएंसी ये सब पढ़ा है ना मैं,
बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं उस पे। और मैं जो अगली डीपीपी दूंगा ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी डीपीपी है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है उस पे। आपका एक तरह से समझ जाइए, पूरा आपका फॉर्मूला किससे क्या रिलेशन बनता है, कौन ल्यूमेन है, क्या लुमिनस फ्लक्स है, क्या रिलेशन होता है, पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आपने वो डीपीपी लगा ली। लगभग 10 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये सब चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी कभी, कि उसका डेफिनेशन क्या था, उसका डेफिनेशन क्या था, ठीक है ना। वो डीपीपी इतना बढ़िया उस पर न्यूमेरिकल है कि पूरा का पूरा फॉर्मूला रिलेशन आपस में क्लियर हो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो वो डीपीपी मैं आपको दूंगा क्लास के बाद। वो अभी डीपीपी मैं कंप्लीट नहीं किया हूं, बना दूंगा तो कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैंने कहा था कि ये मेरी लास्ट डेमो क्लास है। जो जो बच्चे अभी तक डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, या जो अभी तक मन नहीं बनाए हैं कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो वो प्लीज क्लेरिफाई कर लें। ज्वाइन करना हो तो मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा हुआ है ग्रुप पे, ठीक है। आप उस पे जो अमाउंट था फीस, आपको पता है 299, ठीक है ना, इस कोर्स की, वो आप पे कर सकते हैं। बिकॉज कल से फिर एंट्री अलाउ नहीं रहेगी क्लास में, ठीक है ना। कल से एंट्री अलाउ नहीं रहेगी क्लास में। जो भी है ना, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आप अवेल कर पाओगे, ना आप पीडीएफ अवेल कर पाओगे, ना ही आपको नोट्स मिलेगी, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट, बट ये रूल है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था 3 दिन से ज्यादा मैं आपको डेमो अलाउ नहीं कर सकता। तो जो लोगों ने, जैसे एक बच्चे ने मेरे पास फीस जमा कर दी है, कुछ और बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने दी है। बट जो बच्चे अभी तक फीस नहीं दिए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रुप पे भी मैंने भेजा था उनको, मैंने क्यूआर कोड भेजा हुआ, क्यूआर स्कैनर भेजा हुआ है आपके पास, कोड ग्रुप पे पड़ा होगा, उसको आप जाइए, देखिए, स्कैन करके आपको अमाउंट पता है और एनरोल कर लीजिए, ठीक है। एनरोल करते समय अपना मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा कि सर इतना अमाउंट मैंने पे कर दिया, और अपना नाम और ईमेल एड्रेस मुझे पर्सनल मैसेज कर देगा, ठीक है। तभी आप अवेल कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। आई होप क्लास आज की अच्छी लगी होगी आप लोग को। क्यों, एक बार सब लोग बता दीजिए, क्लास अच्छी लगी होगी सबको? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, एक और लास्ट चीज, प्लीज, जो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं, जो लिंक मैं ग्रुप पे देता हूं, आप उसको प्लीज शेयर किया करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप या जैसे भी करके आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं, करिए। बिकॉज जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना कंपटीशन अच्छा होगा आप लोग के बीच में, उतना आपको मजा आएगा डीपीपी सॉल्व करने में, क्वेश्चन आंसर देने में, ठीक है ना। क्लास और इंटरेक्टिव बनेगी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियोस डालता हूं उसको प्लीज शेयर किया करिए अपने दोस्तों में, या स्टेटस लगाया करिए, व्हाट्सएप, जो भी, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, बताइए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसा भी अगर आपको जैसा लग रहा है उनको रिकमेंड करिए, बताइए कि सर प्लीज मतलब आप लोग आइए, क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है ना। करके देखें, वो लोग डेमो लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं ग्रुप पे, पता ही होगा सबको, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो क्लास एंड करते हैं। अब कल की क्लास हमारी, हाँ आज मैंने टाइमिंग चेंज की थी ना, बट कल की टाइमिंग वही रहेगी नॉर्मल, जैसे हमारी रात वाली रहती है, ठीक है। ठीक है ना। तो जब तक मैं कुछ अपनी तरफ से नोटिस ना डालूं, अपनी तरफ से एज्यूम मत कर लेना टाइमिंग चेंज हो गई है, मैं नोटिस डालूंगा, उसी अकॉर्डिंग काम चलेगा, ठीक है। ओके, चलिए क्लास एंड कर रहा हूं मैं। थैंक यू, गुड नाइट।